नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज पे चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। तो तार सप्तक 1943 ईस्वी में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह है। रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे। कौन है? तो नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि, कौन कौन कवि, नाम याद रखेंगे। नाम का जो पहला अक्षर है उसी से नकेनवाद बना है। ठीक है, तो आप इसे समझ ले। कौन कौन से? नलिन विलोचन शर्मा से न आया, और केसरी कुमार से के, और नरेश से न, तो नकेन बना। के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेनवाद बनता है। ठीक है, सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपदवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। प्रपदवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। दोनों में अंतर भी आप समझ लिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लेता है कि नकेनवाद में कौन कौन कवि सम्मिलित हैं, तो आप याद रखेंगे। और प्रयोगवाद और प्रपदवाद में अंतर। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है मुक्तिबोध को, नेमिचंद्र जैन को, प्रभाकर माचवे को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में कितने कवियों का समूह है? 7 कवियों का। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? नंदुलारे वाजपेयी ने किया है। प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद किसके सिद्धांत पर आधारित है? दर्शन क्या है उसका? फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। रघुवीर सहाय ने कहा है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। आगे बढ़ते हैं। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल और दुष्यंत कुमार। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि है? तो तीसरा सप्तक के। 1959 ईस्वी में संकलित प्रमुख प्रयोगवादी कवि है। ठीक है, कुंवर नारायण कृत प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। इनके नाम आप याद रख ले। चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002 ईस्वी। कुंवर नारायण ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की है।
आत्मजयी 1965, वाजश्रवा के बहाने 2008। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र क्या है? कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की आगे की रचना है। 1949 प्रकाशन वर्ष है। आगे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है। आगे का प्रथम काव्य संग्रह क्या था? भग्नदूत 1933 ईस्वी। तथा अंतिम काव्य संग्रह कौन सा था? ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। आगे के प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित है। चिंता 1942, इतलम्य 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957, अरियो करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1973, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी आदि है। आगे द्वारा रचित असाध्य वीणा जो है एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव अह का विसर्जन है। आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार है कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और इनके दो काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। प्रमुख कृतियां क्या क्या है इनकी? अंधेरे में एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण आदि। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता थे कौन थे? रघुवीर सहाय रामदास के कविता के रचयिता है। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे। इनका जन्म दिसंबर 1929 ईस्वी तथा निधन दिसंबर 1990 ईस्वी में हुआ। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। इनके प्रमुख कविता संग्रह है रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह, लिखने का कारण, निबंध संग्रह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी पहली कविता अंत का आरंभ सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक है किसका? समाज प्रतीकात्मक कविता है, इतना तो हम पहले समझ लें। महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक ये कविता है। नदी का और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक है। ठीक है। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी कविता संग्रह के लिए इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में कविता संग्रह के लिए 1978 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तो प्रश्न को कई बार भाषा बदलकर भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो पहले प्रश्न को आप अच्छे से परीक्षा में पढ़ें, उसके बाद ही उत्तर दें और जो विकल्प दिए गए जो ऑप्शन है उनको देखते हुए उत्तर दें। तो तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग की शुरुआत से संबंधित है और तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तार सप्तक से आगे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। तार सप्तक 1943, दूसरा है 1951 में दूसरा सप्तक, तीसरा है 1952
1959 में, और चौथा है 1979। और इसके बाद तार सप्तक के कवि कौन कौन है? मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा आगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे की नहीं है? साय में धूप, तो साय में धूप जो है 1975 ईस्वी दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है, जबकि चिंता, बावरा, अहेरी तथा इंद्रधनुष रोंदे हुए ये सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि कौन है? तो मदन बादशाहन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, तार सप्तक एक काव्य संग्रह, ये तो हमें पता ही है। दूसरा, तीसरा, चौथा है। अब तीसरे सप्तक के जो महत्वपूर्ण कवि है, इस बारे में तो हमने पहले ही अध्ययन किया, अभी थोड़े देर पहले। जो तीसरे सप्तक के कवि उन्हें देखते हुए चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन बादशाहन, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी और शकुंत माथुर जो थे दूसरे सप्तक तथा स्वदेश भारती चौथे सप्तक के कवि। ठीक है, अब एक पंक्ति है, उसे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पंक्ति। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। इन कविता पंक्तियों के रचनाकार है कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे। आगे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में हुआ था। 4 अप्रैल 1987 में इनका निधन हुआ। और आगे जो है भग्नदूत, चिंता, इतलम में ये सारी रचनाएं हैं। इसके बाद धर्मवीर भारती की आप रचनाएं यहाँ देख पा रहे हैं। गजानन माधव, मुक्तिबोध की रचनाएं लगी हुई हैं, शमशेर बहादुर सिंह की। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनके प्रकाशन वर्ष के साथ है, तो आप इसे याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? 7 गीत वर्ष है धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। इस संग्रह में प्रेमथ्यू गाथा लंबी कविता है। धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि हैं। अन्य रचना इनकी क्या क्या है आप देख सकते हैं। महादेवी वर्मा की काव्य रचना हमने तो चर्चा कर ही ली है, और गिरजा कुमार माथुर की भी रचनाएं यहाँ लगी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र। कविता दूसरा सप्तक के प्रथम कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या है आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? हमने इस पे चर्चा अभी की है, तो 1943 इसका रचना काल है। ठीक है, अब इकट्ठे सारे कवि आप देख सकते हैं यहाँ पर तार सप्तक के। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा, इनको आप याद कर ले, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न आए प्रयोगवाद से तो तार सप्तक से तो अवश्य प्रश्न आते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, तो पढ़ते पढ़ते गले में भी दर्द हो जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ, समय कम है तो इकट्ठे मुझे इतने सारे प्रश्न देने पड़ रहे हैं। तो अपना सपोर्ट, सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी परीक्षा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है?
एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, किसकी है? अमृता प्रीतम की रचना है। और अमृता प्रीतम की अन्य रचनाएं दी गई हैं यहाँ पर। आगे बढ़ती हूँ। अब ये जो हमने व्याख्या अभी समझी थी ना तार सप्तक की, यहाँ आपने देखा ही है कि अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वो साधन है और दोहरा साधन है। देखिए प्रश्न रूप में यहाँ उपस्थित है। तो क्या है प्रश्न? प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अज्ञेय का है। और तार सप्तक का कब प्रकाशन हुआ, इस विषय में यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? सागर मुद्रा 1970 काव्य कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है। और उनकी रचनाओं और उनके साथ साथ अन्य जो कवि हैं उनकी रचनाओं पर भी यहाँ चर्चा की गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आप वीडियो को रोक कर छोटे छोटे नोट्स बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप दोहरा भी लेंगे विषय को और विषय भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनमें से किसकी कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? इस पर हमने अभी चर्चा की है, तो आपको याद ही होगा, आत्मजयी, ठीक है। कुंवर नारायण है और कुंवर नारायण की अन्य रचनाओं पर यहाँ चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रपद्यवाद पे हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, उसी से संबंधित देखिए यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो गिरजा कुमार माथुर जो है वो तार सप्तक के कवि हैं तथा प्रयोगवादी काव्य धारा में आते हैं, न कि प्रपद्यवादी कवि हैं। और प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है, ठीक है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि याद रखेंगे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ठीक है। प्रथम अक्षरों के आधार मानकर नकेन बनता है, ठीक है। और मूल अंतर हमने अभी समझा है कि प्रपद्यवादी क्या मानते हैं, प्रयोग को साध्य मानते हैं, और प्रयोगवाद के लोग क्या मानते हैं, साधन साधन। अब फिर से देखिए यहाँ इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं, कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है नरेश मेहता, केसरी कुमार, केदार सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। तो नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है और नरेश के नाम प्रथम अक्षर से बनता है, तो केसरी कुमार होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन वो प्रश्न ऐसे हैं जो अभी जो परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, उन्हीं को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? कालजयी कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है, ठीक है। किसका है देख सकते हैं आप, खंडकाव्य भवानी प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा जाता है? सहजता का कवि कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951, ठीक है। और चारों सप्तक के प्रकाशन वर्ष उनके कवियों के सहित आप देख पा रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था।
ठीक है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ये आपको पता ही है, पढ़े ही हैं आप। अंधेरे में मुक्तिबोध है और मुक्तिबोध की कृतियों पर यहाँ देखिए चर्चा की गई है। ठीक है, और ये किस शैली में लिखी गई है? फैंटेसी शैली में लिखी गई है। ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे, अभी हमने चर्चा की है। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं कौन है? तो जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह है और इनकी कृतियां यहाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो संशय की एक रात राम कथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। ठीक है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और चारों सप्तक का देखिए प्रकाशन वर्ष यहाँ दे दिया गया है। हिंदी कविता में फैंटेसी के मुखर प्रयोक्ता है। मैंने अभी चर्चा की थी ना कि शैली फैंटेसी है, तो ये कौन कवि थे? मुक्तिबोध थे। तो उसी पर देखिए प्रश्न बना है। तो हिंदी कविता में फैंटेसी के मुखर प्रयोक्ता कौन थे? मुक्तिबोध। आगे के संपादक में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? इस पे चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की है। तो आगे के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है और चारों पर हमने काल क्रम अनुसार अभी चर्चा की है थोड़ी देर पहले। यहाँ पे भी उसी को देखिए दोहराया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, क्या नहीं है? क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग और दुखवाद, क्या नहीं है? तो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि प्रयोग करना ही इनकी विशेषता थी प्रयोगवादी कवियों की। प्रयोग ही साधन था, जहां प्रयोग होगा वहां परंपरा का विरोध होता ही है, क्योंकि नए की तलाश होती है प्रयोग में। आगे बढ़ते हैं। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो इस पर हमने अभी चर्चा की है, एक काव्य पे चर्चा की थी, काव्य संग्रह पे। तो अंधेरे में, फैंटेसी अंधेरे में। ठीक है। किन कवियों को राहो का अन्वेषी कहा गया है? तो अभी इस पे हमने चर्चा की है। राहो का अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तीसरा सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है, मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? ये भी देख लीजिए। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी से माना जाता है। 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद का आरंभ होता है तथा 54 से नई कविता का प्रारंभ होता है। ठीक है। और प्रयोगवाद का आरंभ आगे के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? हमने इस पे चर्चा की है, नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, किसने कहा? इस पे भी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है। बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। ठीक है। रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है? प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नांशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। तो किसने क्या कहा आप देख रहे हैं। हाइकू किस देश की काव्य शैली है?
तो हाइकू जापान देश की काव्य शैली। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञे को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक 1960 ईस्वी में अरियो करुणा प्रभामय में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी, जो हाइकू के बहुत निकट है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है? प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन से मुक्ति है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। ठीक है, और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है आप देख पा रहे हैं। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। ठीक है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो हमें याद ही है, अज्ञे की रचना है, प्रतीकात्मक रचना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना है इस विषय में। तो हमने प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज चर्चा की, और नई कविता से संबंधित PYQ लेकर मैं शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।